be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. इस क्लिप और इस न्यूज के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा, जहां निर्मला जी कहती हैं कि 12 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। यानी अगर कोई महीने का 1 लाख तक कमा रहा है तो भारत में उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। क्या इस साल के बजट से मिडिल क्लास को कुछ फायदा होगा? क्या है नई टैक्स रिजीम? आखिर टैक्स का पैसा जाता कहाँ है? चलिए आइए जानते हैं सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में। नमस्कार, मैं निशा। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल रिपोर्ट के नए एपिसोड में। इस साल के बजट में 6 एरियाज पर फोकस हुआ है: एग्रीकल्चर, टैक्सेशन, पावर, अर्बन डेवलपमेंट, माइनिंग और रेगुलेशन। पर इन सब को डिस्कस करने से पहले हम बात करेंगे टैक्स रिजीम के बारे में। नई टैक्स रिजीम में पहला स्लैब 4 लाख रुपए तक है, जिसमें टैक्स रेट निल है। उसके बाद 4 लाख से 8 लाख 5%, 8 लाख से 12 लाख 10%, 12 लाख से 16 लाख 15%, 16 लाख से 20 लाख 20%, 20 लाख से 24 लाख 25% और 24 लाख से ऊपर 30%। अब आप सोच रहे होंगे कि वीडियो के स्टार्ट में तो बताया गया था कि 12 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं है, तो ये टैक्स स्लैब्स क्यों हैं और इनका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि रिबेट्स के जरिए अगर आपकी सैलरी या बिजनेस प्रॉफिट 12 लाख तक है तो आपका टैक्स 0 है, यानी आपको कोई टैक्स नहीं देना। अब रिबेट क्या होता है? टैक्स का कम होना ही रिबेट है, जिसे हम डिस्काउंट भी कहते हैं। पर ये सिर्फ नई टैक्स रिजीम के अंदर है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग नई टैक्स रिजीम पर शिफ्ट हो जाएं। भारत में 2 टैक्स रिजीम हैं: ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम। ओल्ड टैक्स रिजीम में हमें हमारे इनकम और एक्सपेंसेस में डिडक्शन मिलता है। बात करें न्यू टैक्स रिजीम की, तो न्यू टैक्स रिजीम में डिडक्शंस नहीं मिलते, उसकी जगह टैक्स रेट ही कम हो जाता है। नई और पुरानी टैक्स रिजीम को हम 3 मेजर बेसिस पर डिफरेंशिएट कर सकते हैं: टैक्स स्लैब, टैक्स रिडक्शन और टैक्स रिबेट। पहला, टैक्स स्लैब। दोनों ही रिजीम्स के टैक्स स्लैब में काफ़ी डिफरेंस है। ओल्ड रिजीम हायर इनकम ग्रुप्स के लिए हायर टैक्स रेट्स रखती है, पर बहुत सारे एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस देती है। न्यू रिजीम हायर इनकम ग्रुप्स के लिए लोअर टैक्स रेट्स ऑफर करती है, लेकिन डिडक्शंस हटा देती है। दूसरा, टैक्स रिडक्शंस। ओल्ड रिजीम इन्वेस्टमेंट्स, इंश्योरेंस प्रीमियम, होम लोन जैसे इंटरेस्ट के लिए काफ़ी सारी डिडक्शंस अलाउ करती है। न्यू रिजीम कोई भी डिडक्शन या एग्जेम्पशंस अलाउ नहीं करती। तीसरा, टैक्स रिबेट। ओल्ड टैक्स रिजीम में सेक्शन 87A के अंडर टैक्स रिबेट मिलती थी, जिसमें अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख तक है तो आप 12,500 तक का रिबेट क्लेम कर सकते थे, जिससे आपका टैक्स 0 हो जाता। न्यू टैक्स रिजीम में सेक्शन 87A के अंडर रिबेट 60,000 तक बढ़ गया है, जो पहले 25,000 था। अब 12 लाख तक की एनुअल इनकम वालों को इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अब बात करते हैं टैक्स कम करने से भारत को क्या फ़ायदा होगा। पहला, मिडिल क्लास को बेनिफिट। नए टैक्स रिजीम के अंदर 12 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं होगा। इसका मतलब है कि मिडिल क्लास के पास ज़्यादा पैसे होंगे, जो वो अपने खर्च या सेविंग्स पर लगा सकते हैं। इससे उनका फाइनेंशियल प्रेशर कम होगा। दूसरा, कंज्यूमर डिमांड को बूस्ट। जब टैक्स कम होता है तो लोगों के पास ज़्यादा डिस्पोजेबल इनकम होती है, इससे उनके कंजप्शन हैबिट्स चेंज होते हैं। लोग ज़्यादा शॉपिंग करते हैं, जो डायरेक्टली कंज्यूमर गुड्स जैसे कार और रियल एस्टेट सेक्टर को बेनिफिट करता है। तीसरा, इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट। ज़्यादा डिस्पोजेबल इनकम से लोग ज़्यादा खर्च करते हैं, जो इकोनॉमी को स्टिमुलेट करता है। ये ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ को भी बूस्ट करेगा और नए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट करेगा। चौथा, टैक्स भरने में आसानी। टैक्स स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई किया जा रहा है, जिससे लोगों को अपना टैक्स भरने में आसानी होगी। ये टैक्स कॉम्प्लायंस को इम्प्रूव करेगा और लोग बिना किसी कन्फ्यूजन के अपने टैक्स टाइम पर भर पाएंगे। पांचवा, इन्वेस्टमेंट्स में ग्रोथ। जब लोगों के पास एक्स्ट्रा पैसे होंगे तो वो अपने सेविंग्स को इन्वेस्टमेंट्स में लगाएंगे। ये स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स और अदर इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज को बूस्ट देगा, जो लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए अच्छा है।
इन सब चेंजेस से भारत की इकोनॉमी को ज़्यादा स्टेबल और सस्टेनेबल ग्रोथ मिलेगी। टैक्स कट होने से फाइनेंशियल बर्डन कम होगा और लोग अपने पैसे को प्रोडक्टिव तरीके से यूज़ कर पाएंगे। अब बात करते हैं बजट होता क्या है। सोचिए, अगर घर चलाना हो तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इनकम कितनी है, फिर हम डिसाइड करते हैं कि खर्च कैसे करें। कुछ पैसे ज़रूरी चीज़ें जैसे रेंट, बिल्स, ग्रॉसरी में जाता है, तो कुछ पैसा सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट में, और अगर कुछ एक्स्ट्रा बचा तो लग्जरी या एंटरटेनमेंट पर। अब ज़रा इस कॉन्सेप्ट को नेशनल लेवल पर इमेजिन करिए। यही काम सरकार भी करती है। बजट का मतलब है देश की इनकम और एक्सपेंसेस का डिटेल प्लान, जिसमें सरकार डिसाइड करती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर, एजुकेशन, डिफेंस और पब्लिक वेलफेयर पर खर्च कितना किया जाएगा। लेकिन यह बजट बनता कैसे है? क्या ये कोई एक दिन में तैयार होने वाला डॉक्यूमेंट है? बिल्कुल नहीं। ये एक मंथ लॉन्ग प्रोसेस होता है, जिसमें वेरियस मिनिस्ट्रीज, फाइनेंस एक्सपर्ट्स और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की पूरी टीम शामिल होती है। सबसे पहले अलग अलग मिनिस्ट्रीज रिपोर्ट देती है कि उन्हें नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में कितना पैसा चाहिए। फिर फाइनेंस मिनिस्टर डेटा को एनालाइज करती है, देश की इकोनॉमिक कंडीशन, रेवेन्यू और फ्यूचर गोल्स को देखते हुए प्लान बनाती है। इसके बाद यह बजट प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर के सामने रखा जाता है, जहां इस पर फाइनल डिस्कशंस होते हैं। फिर आता है बजट डे 1 फरवरी। इस दिन फाइनेंस मिनिस्टर संसद में पूरे देश के सामने यूनियन बजट पेश करती है और हम सब सुनते हैं कि टैक्स रेट्स, गवर्नमेंट स्कीम्स और इकोनॉमिक पॉलिसीज में क्या बदलाव आएंगे। लेकिन असली सवाल यह है कि इस बजट से हमें क्या फ़र्क पड़ता है। इसका सीधा सीधा असर हमारी डेली लाइफ पर पड़ता है। अगर टैक्स रेट्स कम होते हैं तो सैलरी में सेविंग्स ज़्यादा होंगी। अगर सरकार बिजनेस और इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट करती है तो नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी। अगर सरकार इन्फ्लेशन कंट्रोल करती है तो महंगाई कम होगी और चीज़ें सस्ती मिलेंगी। अब बजट कितने तरीके का होता है? बजट 3 तरीके का होता है: सरप्लस बजट, बैलेंस बजट और डेफिसिट बजट। सरप्लस बजट में हमारे इनकम हमारे एक्सपेंसेस से बजट एक एस्टीमेट है और इसे बनाते टाइम 3 चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है: इनकम, एक्सपेंसेस और हमारी प्रायोरिटीज़। अब सोचिए, ये पैसा आता कहाँ से है और जाता कहाँ है। जैसे हमारी फैमिली का इनकम सोर्स हमारे मम्मी पापा की सैलरी होती है, वैसे ही भारत के भी कई इनकम सोर्सेज हैं, जैसे कि बोरोइंग्स, नॉन डेट कैपिटल रिसीट, कॉर्पोरेट टैक्स, इनकम टैक्स, कस्टम्स, यूनियन एक्साइज ड्यूटीज, जीएसटी और नॉन टैक्स रिसीट्स। इन्हीं सोर्सेज से पैसा आता है। अब बात करते हैं कि ये पैसा जाता कहाँ है। तो हर फैमिली की तरह भारत के भी खर्चे होते हैं, जिनमें सेंट्रल सेक्टर स्कीम, इंटरेस्ट पेमेंट, सब्सिडीज, फाइनेंस कमीशन, स्टेट शेयर पेंशन, सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम जैसे और भी खर्चे हैं। अब बात करते हैं इस साल के बजट के बारे में, किन किन एरियाज पर फोकस किया गया और उनसे रिलेटेड स्कीम्स। एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, पीएम धन धन्या कृषि योजना एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए लॉन्च किया गया है। इसमें मॉडर्न टेक्निक्स, इरिगेशन सपोर्ट और बेटर एमएसपी पर फोकस होगा। किसान, मछुआरे और डेयरी फार्म्स को केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड की मदद से 5 लाख तक के शॉर्ट टर्म लोन्स दिए जाएंगे। इससे बीज, खाद और खेती के खर्चे पर मदद मिलेगी। तूर, उड़द और मसूर की डोमेस्टिक प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए 6 साल का पल्सेस प्रोडक्शन मिशन शुरू किया गया है, ताकि इंपोर्ट पर डिपेंडेंसी कम हो और एमएसपी बेहतर मिले। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रेलवेज, पीएम गति शक्ति के तहत 11 लाख करोड़ का बजट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए एलोकेट किया गया है, जो हाईवेज, पोर्ट्स और अर्बन डेवलपमेंट को बूस्ट करेगा। रेलवे मॉडर्नाइजेशन, वंदे भारत 2.0 ट्रेन्स का रोल आउट होगा, जिसमें नए फीचर्स और हाई स्पीड कनेक्टिविटी मिलेगी। रेल इलेक्ट्रिफिकेशन और नए हाई स्पीड कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे, जिससे ट्रैवल और फास्ट होगा। अर्बन डेवलपमेंट, बड़े शहरों में मेट्रो का एक्सपेंशन किया जाएगा, जिससे लोगों को बेटर ट्रांसपोर्ट मिलेगा। स्मार्ट सिटीज़ मिशन को एडिशनल फंडिंग मिलेगी, ताकि शहरों का विकास और तेजी से हो। साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, 20,000 करोड़ का बजट R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए एलोकेट किया गया है, ताकि प्राइवेट सेक्टर में नए इनोवेशंस को प्रमोट किया जा सके। IITs एंड IISc के स्टूडेंट्स को 10,000 PM रिसर्च फेलोशिप्स दी जाएंगी, जिससे टेक और साइंस रिसर्च को बढ़ावा मिलेगा। दूसरा, जीन बैंक एस्टेब्लिश किया जाएगा, जो 10 लाख क्रॉप जर्म प्लाज्म लाइन्स को प्रिजर्व करेगा, ताकि फ्यूचर में फूड सिक्योरिटी बनी रहे।
हेल्थ केयर एंड एजुकेशन। 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों के लिए फ्री एनुअल हेल्थ चेकअप की सुविधाएं दी जाएंगी ताकि उनकी सेहत का ध्यान रखा जा सके। देश भर में नए एम्स जैसे हॉस्पिटल्स बनाने की योजना है जिससे बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज मिलेगी। स्कूल एजुकेशन रिफॉर्म्स पर जोर दिया गया है जिसमें डिजिटल लर्निंग और स्मार्ट क्लासरूम्स को प्रमोट किया जाएगा ताकि स्टूडेंट्स को मॉडर्न एजुकेशन मिल सके। डिफेंस एंड मैन्युफैक्चरिंग। घरेलू डिफेंस प्रोडक्शन को बूस्ट मिलेगा और आर्म्स इंपोर्ट कम करने का प्लान है। सेमीकंडक्टर्स, टेक्सटाइल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए PLI स्कीम्स एक्सपेंड की जाएंगी। लेदर इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल्स पर फुल कस्टम ड्यूटी एग्जेम्पशंस दिया जाएगा। भारत का बजट 2025 हम सभी के लिए एक नई शुरुआत लेकर आया है। टैक्स में राहत, किसानों के लिए योजनाएं, छोटे बिजनेस को बढ़ावा, GIG वर्कर्स को सुरक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर में एंट्री, ये सब हमारे इकोनॉमिक फ्यूचर को मजबूत बनाएगा। तो ये थी यूनियन बजट 2025 पर हमारी स्पेशल रिपोर्ट। आप सभी को ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। ऐसी ही जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल SND मीडिया।